नमस्कार। आज तारीख 22 दिसंबर दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतुसेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने के बाद राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर बड़ा बदलाव आया है। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 85% चंदा मिला। पार्टी को कुल 6,088 करोड़ रुपए का चंदा और योगदान मिला, जिसमें चुनावी ट्रस्टों का बड़ा हिस्सा था। वहीं कांग्रेस की आय में भारी गिरावट आई। पार्टी को 522 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले आधे से भी कम है। कांग्रेस के चंदे का करीब 60% यानी 313 करोड़ रुपए चुनावी ट्रस्टों से आया, जबकि आम आदमी पार्टी के चंदे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष 11 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 38 करोड़ रुपए हो गए। आम आदमी पार्टी के चंदे में व्यक्तिगत दानदाताओं का दबदबा रहा, जबकि कॉर्पोरेट का हिस्सा कम था। क्षेत्रीय दलों में भी बदलाव दिखा। टीएमसी को 185 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो पिछले वर्ष से 3 गुना अधिक है। इसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 92 करोड़ और टाइगर एसोसिएट से 50 करोड़ रुपए शामिल हैं। इधर तमिलनाडु के द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके ने जमीनी स्तर पर धन जुटाने पर जोर दिया। पार्टी को 366 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 301 करोड़ छोटे दानदाताओं और कार्यकर्ताओं से आए। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में दिए भाषण में दावा किया कि मई 2025 में भारत के साथ 4 दिन चले सैन्य टकराव के दौरान अल्लाह की मदद से हालात पूरी तरह बिगड़ने से बच गए और उन्होंने इसे महसूस किया। ये टकराव अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। मुनीर ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में खास दर्जा देते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से टीटीपी और पाकिस्तान में से एक चुनने को कहा। हाल ही में 4 दिसंबर को मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक तनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ किया है कि वे फिलहाल देश वापस नहीं लौटेंगी। भारत में शरण लिए हुए शेख हसीना ने एक ईमेल साक्षात्कार में कहा कि वे तभी बांग्लादेश लौटेंगी जब वहां एक वैध चुनी हुई सरकार और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था बहाल हो जाएगी। उन्होंने अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के हालिया फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्हें 2024 के जुलाई-अगस्त विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों पर दोषी ठहराया गया। उन्होंने इस अदालत को कंगारू कोर्ट बताया और आरोप लगाया कि उन्हें उचित बचाव का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आवामी लीग पर हो रही कार्रवाइयों को बदले की भावना से प्रेरित बताया और कहा कि वे बांग्लादेश की संवैधानिक व्यवस्था पर अभी भी भरोसा रखती हैं। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को दुबई स्थित ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें विदेश मंत्रालय से एक कंसाइनमेंट की मंजूरी के बदले 3 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। छापे में शर्मा के दिल्ली स्थित घर से 2 करोड़ 23 लाख और उनकी पत्नी के श्रीगंगानगर घर से 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। कंपनी के भारत संचालन देखने वाले राजीव यादव और रवजीत सिंह पर भी अनुचित लाभ दिलाने की साजिश का आरोप है, जबकि कंपनी के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम का जेफरी एप्स्टीन से पुराना संबंध चर्चा में है। हालांकि इस मामले में उसकी सीधी संलिप्तता साबित नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि राज्य में इस सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि तमिलनाडु निर्मित सिरप से अन्य राज्यों में मौतें हुई हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि नकली सिरप बेचने वाले एक थोक विक्रेता को सपा सरकार में लाइसेंस मिला था और जांच में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। इस मामले में करीब 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसमें 37 लाख से अधिक बोतलें बेची गयी और अब एसआईटी के साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है। आज सोने और चांदी की कीमतें फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना करीब 1,805 रुपए बढ़कर 1,33,584 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 7,483 रुपए उछलकर 2,07,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस साल सोने में 57,000 से ज्यादा और चांदी में 1,21,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है।
वैश्विक स्तर पर सोना $4,400 प्रति औंस के पार चला गया है। और अंत में खबर जरा हटके में बात लाल लिपस्टिक लगाने पर जेल की सजा देने वाले देश से जुड़ी। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लाल लिपस्टिक आत्मविश्वास और फैशन की पहचान मानी जाती है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां यही रंग मुसीबत की जड़ बन सकता है। यहाँ मेकअप सिर्फ सौंदर्य का सवाल नहीं बल्कि विचारधारा और राजनीति से जुड़ा मसला है। नियम तोड़ने पर पूछताछ, सजा और यहाँ तक कि हिरासत तक का खतरा रहता है। ये देश है उत्तर कोरिया। दुनिया के सबसे बंद और सख्त नियमों वाले देशों में इसे गिना जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए बनाए गए नियम बेहद कड़े हैं। लाल लिपस्टिक को यहाँ पश्चिमी संस्कृति और पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है, जिसे राज्य की विचारधारा के खिलाफ समझा जाता है। इसी वजह से लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक पर अनौपचारिक लेकिन सख्त प्रतिबंध लागू है। किम जोंग उन के नेतृत्व वाली सरकार मानती है कि इस प्रकार का मेकअप युवाओं में व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा देता है, जो राज्य के नियंत्रण के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वहाँ सौंदर्य प्रसाधनों को भी राजनीतिक नजरिए से परखा जाता है। सरकारी तौर पर महिलाओं को केवल हल्के रंगों के लिपस्टिक और सीमित मेकअप की अनुमति है, वह भी स्थानीय रूप से बने कॉस्मेटिक्स के साथ। विदेशी ब्रांड, गहरे रंग और ज्यादा मेकअप को नियमों के खिलाफ माना जाता है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए विशेष निगरानी टीमें तैनात हैं, जिन्हें आमतौर पर फैशन पुलिस कहा जाता है। ये टीमें सड़कों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के पहनावे और मेकअप पर नजर रखती हैं। लाल लिपस्टिक या प्रतिबंधित मेकअप का इस्तेमाल पकड़े जाने पर सजा की प्रकृति हालात पर निर्भर करती है। कई मामलों में चेतावनी या जुर्माना लगाया जाता है, जबकि गंभीर या बार बार उल्लंघन करने वालों को पूछताछ, सार्वजनिक फटकार, सुधारात्मक श्रम या अस्थायी हिरासत का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।